स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ज़ न्यूज। यूरोप में इस वक्त स्टील उद्योग में जो भूकंप आया है उस पर आपको यकीन नहीं होगा। एक विशाल जर्मन दिग्गज ने एक डील से हाथ खींच लिया है, वो भी एक अप्रत्याशित चुनौती देने वाले की वजह से। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। आखिर क्या चल रहा है दुनिया में? तो ज़ न्यूज। यह पूरा मामला जर्मन स्टील दिग्गज थिसंक्रप, चेक अरबपति डैनियल क्रेटिंस्की के ईपी ग्रुप के साथ एक बड़े संयुक्त उद्यम के लिए पूरी तरह तैयार था। उनके पास पहले से ही 20% हिस्सेदारी थी। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। फिर अचानक एक अवांछित बोली ने पूरा खेल ही बदल दिया। स्क्रीन पर इस जानकारी को देखो। और फिर ये हो गया। ज़ न्यूज। अचानक थिसंक्रप ने ईपी ग्रुप की डील रद्द कर दी। वे कहते हैं कि यह आपसी सहमति थी। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। यह सब भारत के नवीन जिंदल के एक अवांछित प्रस्ताव के कारण हुआ। अपनी स्क्रीन पर यह ब्रेकिंग न्यूज देखो। ज़ न्यूज। जिंदल सिर्फ ऐसे ही नहीं आ रहे, वे बड़ी योजनाएं ला रहे हैं। डिकार्बोनाइजेशन के लिए 2 अरब यूरो, नई DRI प्लांट और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। यह जर्मनी में ग्रीन स्टील के भविष्य को आकार देने के बारे में है। यह प्रतिबद्धता यही देखो। ज़ न्यूज। अब थिसंक्रप के अधिकारी कथित तौर पर उत्साहित हैं। जिंदल की टीम डील पक्की करने के लिए जर्मनी जा रही है। यदि यह अधिग्रहण सफल होता है तो जिंदल दुनिया के शीर्ष स्टील बैरन में से एक होंगे। ज़ न्यूज। क्या यह यूरोपीय स्टील के लिए एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। ठीक है ज़ स्क्वाड, एक अविश्वसनीय खोज के लिए तैयार हो जाओ। क्या एक पारंपरिक कपड़ा सच में राष्ट्रीय आर्थिक विस्फोट को जन्म दे सकता है? हम आपको जो आंकड़े दिखाने वाले हैं वे हाँ कहते हैं, और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। यह भारत की मौन क्रांति की एक शानदार यात्रा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी एक बड़ा खुलासा किया है। वह खादी की शानदार वापसी का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। इसे देखो, यह सब भारी बिक्री वृद्धि के बारे में है, और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। जब आप यह ऑन स्क्रीन विवरण देखते हैं तो खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री सिर्फ 11 सालों में 33,000 करोड़ से बढ़कर 17 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। यह 5 गुना वृद्धि है। ज़ स्क्वाड। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, शाह यही नहीं रुक रहे। उन्होंने हर परिवार से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। लक्ष्य, जैसा कि आप यही देख सकते हैं, यह है कि हर परिवार सालाना 5,000 रुपये के खादी उत्पाद खरीदे ताकि लाखों रोजगार पैदा हों। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। यह सिर्फ कपड़े के बारे में नहीं है, यह स्वदेशी की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के बारे में है, जो भारत को 2047 तक वैश्विक नेतृत्व के साथ जोड़ती है। यह वास्तव में एक साहसिक दृष्टि है। ज़ स्क्वाड। यहाँ का इतिहास बहुत गहरा है। शाह ने हमें याद दिलाया कि महात्मा गांधी ने खुद खादी में भारत की आत्मा को पहचाना था, इसे स्वतंत्रता आंदोलन में बुना था। अब मोदी उसी भावना को पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसे देखो, गुजरात CM 2003 खादी पुनरुत्थान शुरू हुआ, और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। यह सब बहुत पहले शुरू हुआ था। भूली हुई परंपरा से एक राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति तक खादी की यात्रा वास्तव में अविश्वसनीय है। यह नेतृत्व और सामुदायिक भावना का प्रमाण है। लेकिन ज़ स्क्वाड, आपकी क्या राय है? क्या यह खादी क्रांति वास्तव में भारत के आर्थिक परिदृश्य और 2047 तक वैश्विक स्थिति को बदल सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। इस अगले अपडेट के लिए चलिए अपना ध्यान दुनिया के दूसरे कोने पर ले चलते हैं। दोस्तों, कमर कस लीजिए। एक प्राचीन रहस्य में गहरी डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए, जिसकी आज के समय में बहुत प्रासंगिकता है। हम एक ऐसी गहरी जीत की बात कर रहे हैं जिसे आग, धूमधाम और अच्छाई बुराई के बीच एक महाकाव्य युद्ध के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के लिए एक खाका हो?
यह दशहरा या विजयदशमी है, एक ऐसा त्योहार जो महत्व से भरा हुआ है। इस प्राचीन ग्रंथ को देखो, यह भगवान राम द्वारा राक्षस राजा रावण की महाकाव्य हार और माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर पर विजय की कहानियाँ बताता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा जीतती है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है, पूरे भारत में जश्न बिल्कुल मनमोहक होते हैं। उत्तर भारत में रावण और उसके साथियों के विशाल पुतले जलाए जाते हैं, आतिशबाजी और रामलीला का शानदार नजारा होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का माहौल होता है, जहां कई दिनों की पूजा के बाद मूर्तियों का विसर्जन होता है। यह एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक घटना है। क्षेत्रीय विविधताएं मनमोहक हैं। दक्षिण में आयुध पूजा, जहां औजारों की पूजा होती है, से लेकर मैसूर दशहरे की शाही प्रोसेशंस तक, जहां सजे धजे हाथी होते हैं। यह परंपराओं का एक मोज़ेक है जो सभी एक ही मुख्य संदेश की ओर इशारा करते हैं। और सबूत यही आपके सामने है। यह सच्चाई, साहस और नारी शक्ति का सामूहिक उत्सव है। दोस्तों, यह सिर्फ इतिहास नहीं है, दशहरा इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। यह हमारे अंदर के राक्षसों पर काबू पाने, साहस अपनाने और सकारात्मकता फैलाने के बारे में है। तो इस साल आप अपने जीवन में किस बुराई को खत्म कर रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है? ठीक है, मैं इस एक खबर पर बात करने के लिए पूरे दिन से इंतजार कर रहा था। दोस्तों, वैश्विक संबंधों में जो नया मोड़ आया है, उस पर आपको यकीन नहीं होगा। 5 साल से 2 आर्थिक महाशक्तियों के बीच एक अहम पुल जमा हुआ था, खामोश, लेकिन अब ये पिघलने वाला है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। आखिर ये बर्फ कैसे पिघली? तो दोस्तों, ये सुनो, विदेश मंत्रालय ने अभी एक बड़ा खुलासा किया है। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें अक्टूबर 2025 तक फिर से शुरू होने वाली हैं। और इस ओवरले को देखो, यह 5 साल से भी ज्यादा समय बाद अक्टूबर 2025 तक फिर से शुरू होने की पुष्टि करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन असली दिलचस्प बात तो यह है, उड़ानें 2020 की शुरुआत में रोक दी गई थी। पहले महामारी, फिर बढ़ते सीमाई तनाव, जिनमें गलवान घाटी की घातक झड़पें भी शामिल थी। सालों तक यात्रियों को महंगे चक्कर लगाने पड़े और ये ओवरले बिल्कुल साफ दिखाता है कि ऐसा क्यों हुआ। 5 साल की उड़ानों पर रोक, सीमाई तनाव और महामारी ने कहर बरपाए। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। ये सुनो, यह बिल्कुल चौंकाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पहले इसका संकेत दिया था। उन्होंने सीमा प्रबंधन चर्चाओं जैसे अन्य सामान्यीकरण प्रयासों के साथ साथ सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने की बात की थी। और ये टैक्स ओवरले सब कुछ कहता है। पीएम मोदी, सीधी उड़ानें वापस आ गई है। इसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। यह सिर्फ यात्रा के बारे में नहीं है, यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो भारत चीन संबंधों के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? लोगों का ज्यादा संपर्क, निश्चित रूप से, लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद क्या हम वाकई भरोसे के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, या फिर यह एक बहुत लंबी, ज्यादा जटिल चाल का बस पहला कदम है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।